अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो वालिदैन के बारे में, जो आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, इस पर काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए हैं और एक बहुत अहम कमेंट आया है जिस पर बात करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से आपने वालिदैन को लाजमी तौर पर स्पेन में लेके आना है। उस पर बात करेंगे एक पर्सनल एक्सपीरियंस के ज़रिए। उसके बाद इंग्लैंड में एक और रेफरेंडम हुआ है और 83% लोगों ने क्या कहा है, इस पे बात करेंगे और कितने चांसेस हैं कि इंग्लैंड वापस जो है वो यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनेगा। उसके बाद ड्राइवर लाइसेंस के लिए जो आज आप लोगों के साथ मैं 15 सवाल शेयर करूंगा, वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। अगर आप इन 15 सवालों को सही तौर पे तैयार कर लेते हैं तो थ्योरी का आपका मसला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं 15 सवालों को थोड़ा बहुत चेंज करने के बाद आपसे पूछा जाता है और ये डिफ़िकल्ट तरीन क्वेश्चंस हैं जिन पे अब तक सबसे ज़्यादा लोग जो है वो फेल हुए हैं। इस पे बात करेंगे। उसके बाद साल के जो इस वक्त रेंता है 2022 का, जो हमने डिक्लेयर करवाना है अभी 2023 में, तो ये किन लोगों पे वाजिब नहीं है। वो लोग जो ना भी करवाएं तो चल जाएगा, वो कौन से लोग हैं और किन को लाजमी तौर पे जो है वो पास करवाना है और किन को नहीं करवाना, एग्जाम्पशन है। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन में वालिदैन को किस तरह बुलवाया जा सकता है। एक भाई ने क्वेश्चन किया कि मैंने अपने वालिद साहब को, जिनकी एज 70 ईयर है यानी कि 70 साल है, तो उनको मैंने अप्लाई किया तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद से। फिर मैंने अप्लाई किया, दोबारा से उनको रिजेक्ट किया गया स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद से। उनकी उम्र जो है वो 70 साल है। मुझे नहीं मालूम कि उनको रिजेक्शन लेटर में क्या लिखा हुआ आता है। अगर तो उनके जो रिजेक्शन लेटर है वहाँ पे कुछ ऐसी स्टेटमेंट है जो कि आपके इकोनॉमिक से रिलेटेड है, तो वो आप अपनी इकोनॉमिकली कंडीशन जो है वो बेहतर करके दोबारा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर तो वैसे ही भी ऐसी रीज़न लगा रहे हैं जिसकी कोई भी जवाज़ नहीं है, तो उस पे काफ़ी दोस्तों ने जो फार्मूला इस्तेमाल किया है, वो ये फार्मूला इस्तेमाल किया है कि वो बार बार जो है वो अप्लाई करते रहिए। याद रखें, ये जो दोस्त जिन्होंने कमेंट किया है वो उनका ये कहना है कि उनके पास नेशनलिटी भी है स्पेन की। नेशनलिटी के बाद ही वो ये तमाम प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार उनको रिजेक्शन का सामना आ रहा है। उनके वालिद को नहीं आने दिया जा रहा। स्पेनिश एम्बेसी इस्लामाबाद की तरफ से वीज़ा ही नहीं लगा रहे। तो यहाँ पे चंद एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। पहली मरतबा लोगों ने अप्लाई किया, रिजेक्शन हुई। दूसरी मरतबा अप्लाई किया, रिजेक्शन हुई। तीसरी मरतबा अप्लाई किया तो उसके बाद उनको लग गया, और कई लोगों का चौथी मरतबा अप्लाई करने पे लगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने लास्ट वीडियोस में भी एक आप लोगों से बात कही थी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप परमानेंट तौर पे अपने वालिदैन को लेके आना चाहते हैं अपने पास, तो वो वीज़ा अगर बार बार रिजेक्ट हो रहा है और आपको नाउम्मीदी हो रही है और आप पैसा भी खर्च कर रहे हैं और कोई आगे से रिज़ल्ट भी पॉजिटिव नहीं आ रहा, तो उसका एक और तरीका है जो कि कुछ लोगों ने आजमाया और वो काफ़ी ज़्यादा मुफीद रहा है। वो तरीका ये है कि आपका अगर परमानेंट बेस पे वालिदैन को बुलाने का वीज़ा नहीं लग रहा, तो आप यहाँ से उनको इनविटेशन भेजने के बाद विज़िट वीज़े पे अप्लाई करें। विज़िट वीज़े पे उनको बुलवा लें और ऐसे ही जाना आना उनका रखें। जैसे उनका 3 साल की पदरोना मिनतो आपके साथ हो जाती है, ये याद रखेंगे जब वो पहली मरतबा आएँ कि उनकी पदरोना मिनतो जो है अपने साथ कर लें। और जैसे वो वापस जाएं तो जैसे उनका वीज़ा ख़त्म हो कुछ अर्से बाद वो वीज़ा नए सिरे से अप्लाई करें। जब एक मरतबा वीज़ा लग जाता है तो फिर बार बार इजीली लग जाता है, फिर इतना मसला नहीं होता। जब आप दोबारा अप्लाई करेंगे तो दोबारा वीज़ा लग जाएगा। इस तरह से वो 3 साल तक उनकी पदरोना मिनतो अपने साथ चलाएं। जैसे उनके 3 साल पूरे होते हैं, जब वो आएँ तो उनका पासपोर्ट चेंज किया गया। लोगों ने इस तरह से किया कि वो पासपोर्ट तब्दील किया जिन पे उनकी स्टैम्प्स वगैरह थी जाने आने की। उसके बाद उन्होंने उनका अरेगो फैमिलियर अप्लाई किया अपने साथ, और वो वही स्टेटस आ गया जो आप शुरू से करवाना चाहते थे, लेकिन जिसकी बेस पे उनका वीज़ा नहीं लग रहा था। इस फार्मूले पे भी अमल करके आप देख सकते हैं। इस फार्मूले से भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है फ़ायदा उठाया है। वालिदैन को बुलवाना यूरोपियन लॉ के मुताबिक बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, लेकिन कंपेयर टू भाई बहनों के बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि यूरोपियन लॉ में आपके फैमिली मेम्बर में वो वालिदैन आते हैं जो आप पे डिपेंड करते हैं। अगर आप इस प्रोसेस में आना चाहते हैं तो ये भी एक काम करें कि आप अपने हर महीने कुछ ना कुछ वालिदैन को भेजते रहें, रिया, मनीग्राम, उनकी रसीदें वगैरह संभालते रहें। तो इस तरह से वो भी प्रूफ बनाते रहें।
कल को जब आप एक्स्ट्रा खीरिया से या वहाँ से एम्बेसी से वीज़ा लगवाते हैं तो उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा इसका पॉजिटिव असर पड़ता है। तो ऐसी चीज़ों को छोटी छोटी को अगर आप करेंगे तो फिर भी बहुत ज़्यादा चांसेस जो है वीज़े के बढ़ जाते हैं। तो अगर नहीं तो जो दूसरा नंबर पे मैंने आपको फार्मूला बताया वो भी आप आजमा सकते हैं। वालिदैन को यूरोपियन फैमिली लॉ के मुताबिक आप बुलवा सकते हैं, लेकिन उनकी यही शराइत हैं जो मैंने आप लोग को वीडियो में डिटेल के साथ बताई और पहले भी कई मरतबा मैं इस पर बात कर चुका हूँ। इंग्लैंड में एक और रेफरेंडम हुआ जिसमें 83% लोगों ने राज़ी यानी कि पॉजिटिव आंसर दिया है। लोगों से पूछा गया कि क्या आप फ्री मूवमेंट चाहते हैं, जिस तरह से आप पहले यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक में जा सकते थे और 30 यूरोपीय यूनियन के ममालिक यूके में आ सकते थे, यहाँ पे रह सकते थे, काम कर सकते थे, क्या दोबारा आप इस तरह से चाहते हैं? तो लोगों की तरफ से ये आंसर आया कि हमें मिस गाइड किया गया, हमें कुछ ख्वाब दिखाए गए जिसकी बेस पे हमें रेफरेंडम उस वक्त करवाया गया और बहुत कम नंबर से रेफरेंडम जो है वो ब्रेक्सिट हुआ। तो इस वजह से उनका कहना है कि हम दोबारा से यूरोपीय यूनियन के मेंबर कंट्री बनना चाहते हैं। 83% लोगों ने ये कहा है कि हम दोबारा से यूरोपीय यूनियन के मेंबर बनना चाहते हैं। इसमें आपको बताता चलूँ कि ये तमाम उम्र के लोगों और तमाम जिन्स के लोगों से और मुल्की और गैर मुल्की तमाम लोगों से ये रेफरेंडम करवाया गया है और तमाम ने ये आंसर दिया और 83% बहुत बड़ा नंबर है जो कि उन्होंने ये आंसर दिया। जहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि अपोजिशन जमातों ने भी कंजर्वेटिव पार्टी जो कि मेन करता धरता थी ब्रेक्सिट की, जिसमें प्रीति पटेल होम सेक्रेटरी थी, इन्होंने तमाम के ख़िलाफ़ जो है वो ये कहना शुरू किया है कि ये तमाम जो काम किया ये कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से है। असल में ब्रिटिश लोग ये नहीं चाहते थे कि इस मूवमेंट को बंद किया जाए। तो यहाँ पे अब आने वाले वक्त में क्या नई अपडेट्स आती हैं, लेकिन फ़िलहाल ब्रेक्सिट हो चुका है। इस पे हुकूमत अब क्या नए स्टेप्स लेती है, अवाम की अब बड़ी तादाद इसके अगेंस्ट हो चुकी है। अब कोरोना के बाद जैसे जैसे लोग बाहर निकलना शुरू होंगे और उनको यूरोपीय यूनियन में फ्री मूवमेंट की पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा तो ये असरात मज़ीद बढ़ेंगे और आने वाले वक्त में ऐन मुमकिन है कि बरतानिया दोबारा से रीजॉइन कर ले यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप को। ट्रैवल लाइसेंस पे बात करते हैं कि ट्रैवल लाइसेंस के लिए आप लोगों के साथ में आज 15 क्वेश्चन शेयर करूंगा। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि ये जो 3 आखिरी न्यूज़ हैं इन तीनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। ये जो 15 क्वेश्चन है अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आपकी थ्योरी का मसला हल हो सकता है। ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है DGT की, जो कि ट्रैफिक से रिलेटेड सरकारी वेबसाइट है, वहाँ पे जो है ये क्वेश्चन भेजे गए हैं क्योंकि उनका काम है लोगों का एग्ज़ाम लेना है और उनको मालूम है कि कौन से क्वेश्चन से लोग ज़्यादा फेल होते हैं। उन्होंने ख़ुद ये 15 क्वेश्चन जो हैं वो इशू किए हैं कि ये 15 क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, इसमें सबसे ज़्यादा लोग जो है वो फेल हो रहे हैं। आपने इन 15 क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये लफ्ज़ ब लफ्ज़ 15 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, लेकिन इस थ्योरी पे मुश्तमिल होंगे। यही कंसेप्ट होगा लेकिन इसको ज़रा घुमा फिरा के आपसे पूछा जाएगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपसे जैसे भी वो घुमा के पूछेंगे आप उसका आंसर सही दे सकेंगे। इस वजह से नीचे लिंक नंबर 2 मौजूद है, लाजमी तौर पे क्लिक करें। जो लोग थ्योरी करना चाहते हैं वो लाजमी तौर पे इसकी तैयारी कर लें। इस साल रेंता जो है वो कौन से लोगों को एग्जम्प्ट किया गया है और कौन से लोगों को नहीं किया गया। यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर तो आप कारोबार कर रहे हैं, अगर आप ऑटोनोमो पे हैं, अगर आपका इम्प्रेस है, आप अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हैं, ऑटोनोमो कर रहे हैं, तो आपको लाजमी तौर पे सालाना जो इनकम है अगर वो 22,000 से कम है तो ये आपके लिए, आपको मालूम है कि 23 मिस्त्री और तमाम चीज़ें करने के बाद आपके लिए डिक्लेरेशन ज़रूरी है। लेकिन ये जो डिक्लेरेशन है 22,000 से कम अगर आपकी प्रॉपर्टी की सूरत में या बाकी चीज़ों की सूरत में है और आपकी ऑटोनोमो है तो ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ये प्रॉपर्टी अपनी शो करवाएं। आपने अपनी ऑटोनोमो के तमाम जो मामला चल रहे हैं वही शो करवाने हैं। लेकिन अगर आप जॉब पे हैं तो फिर आपकी 14,000 इनकम से अगर कम है सालाना तो फिर आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी इनकम को शो करवाएं, अपना रेंता पास करवाएं, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको मालूम है कि तमाम दफातर में, तमाम ऑफिस में, तमाम जगहों पे अब रेंता मांगा जाता है। बेहतर होता है कि आप रेंता डिक्लेयर करवा लें, बेशक आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। बल्कि अगर आपकी इनकम कम है तो चांसेस हैं कि आपको कुछ ना कुछ वापस मिलेगा, आपको कुछ रकम मिलेगी।
और इसके साथ साथ पूरे साल में अगर किसी ऑफिस में जाने का आपका इत्फाक हुआ, कोई चीज़ अप्लाई करने का, कोई अजूदा कोई और चीज़ें, तो उसके लिए भी रेंता वो मांग लेते हैं। इस वजह से मेरी रिकमेंडेशन यही है कि बाई लॉ तो यही रिकमेंड किया जा रहा है, लेकिन आप अपना रेंता डिक्लेयर करवाएं ताकि आपको पूरे साल के बाकी प्रासर में की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों लास्ट 3 न्यूज़ के लिंक नीचे मौजूद हैं, क्लिक करके आप रीड खुद भी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।